हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास में अपना सॉल्यूशंस चैप्टर। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में जैसे कि आप सभी को पता है कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। अब आप सभी को पता है, आपने टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर स्टडी कर रखे हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? द मिक्सचर इन विच अ सेम फेज और अ यूनिफॉर्म फेज इज प्रेजेंट, जिसके अंदर आपको सब कुछ देखने पे एक जैसा ही दिखाई दे, अलग अलग उसके अंदर कोई फेजेस ना दिखाई दे। वो जो मिक्सचर है या सॉल्यूशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो? यूनिफॉर्म हो, थ्रू आउट यूनिफॉर्म मीन्स कंप्लीटली क्या हो? एक जैसा ही दिखाई दे, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगी, छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास है शुगर सॉल्यूशन। सपोज वी हैव शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन जो होता है, अब आप क्या करते हैं, आप शुगर ले रहे हैं, शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने लिया है 2 स्पून शुगर और उसको मैंने डिसॉल्व कर दिया है इन 1 ग्लास वाटर। 1 ग्लास वाटर के अंदर मैंने क्या किया, मैंने 2 स्पून शुगर को डिसॉल्व कर दिया। अब 2 स्पून शुगर 1 ग्लास वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी, अच्छे से मिक्स हो जाती है, सोल्यूबल है ये इसके अंदर। तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको सारा सॉल्यूशन सेम ही दिखाई देगा, है ना, एक जैसा ही आपको दिखेगा। देखो, आपको ऐसा तो नहीं दिखता ना कि आपने जो शुगर सॉल्यूशन बना लिया है उसके अंदर आपको वाटर अलग दिख रहा है, उसके अंदर आपको शुगर के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता, पूरा सॉल्यूशन आपको बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देता है। उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोल देते हैं? आवर ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है ये क्या है? सॉल्यूशन ही है। हमें यहाँ पे सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करना है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे पास, उन सभी को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक जो है सॉल्यूशन का उससे स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन होता क्या है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब जैसे आपको दिख रहा है यहाँ शुगर सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है, 2 सब्सटेंसेस लिए हैं, शुगर एंड वाटर। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है? उसके 2 कंपोनेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट्स उसमें होते हैं, यू नो वेरी वेल। फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड अदर वन इज सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट को आप ऐड करते हैं आपस में, तभी तो जाकर के क्या मिलता है? आपको सॉल्यूशन मिलता है। यही बात है ना। अब सोल्यूट क्या है? द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट और लेस क्वांटिटी, and the solvent is the amount which is present in solvent is the substance which is present in more or high quantity or amount. ठीक है, अब आपको शुगर सॉल्यूशन में क्या दिखाई दिया? 2 चम्मच आपके पास चीनी थी और 1 ग्लास क्या था? पानी था। पानी जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द शुगर। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी क्वांटिटी या कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उसे तो बोला जाता है सोलवेंट। और जिसका अमाउंट या क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है, उसे क्या बोला जाता है? सोल्यूट बोला जाता है। वही छोटी छोटी टर्म्स है जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं पहले भी, ठीक है, लोअर क्लासेस में। अभी तक कुछ भी आप नया यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट को आप लोग ऐड करा देते हैं तो क्या बन जाता है? आपके पास सॉल्यूशन बन जाता है। अब यहाँ मैंने वाटर लिया है, इधर सोलवेंट क्या है? वाटर है, और सोल्यूट क्या है? शुगर है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमेशा आपका सोलवेंट क्या हो? वाटर ही हो, कुछ भी हो सकता है सोलवेंट। तो इसी तरह से हम सॉल्यूशन को यहाँ 2 टाइप्स में डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन एक्वस सॉल्यूशंस। अब एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं? द सॉल्यूशंस इन विच वाटर इज प्रेजेंट एज ए सोलवेंट। अब वो सारे सॉल्यूशंस जिन सॉल्यूशन के अंदर वाटर एज सोलवेंट प्रेजेंट होगा, सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर सोलवेंट आप बोल रहे हैं कि वाटर ही है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे ये क्या है? ये एक्वस सॉल्यूशन ही है क्योंकि इसमें वाटर एक्ट कर रहा है एज अ सोलवेंट। और जो दूसरे बच गए, जैसे मान लीजिए हम बेंजीन में किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करवा दें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करवा दें, तो इस टाइप के सोलवेंट जो हम ले रहे हैं, जहां पे सोलवेंट यूज हो अदर देन वाटर, उस टाइप के सॉल्यूशंस को आप लोग क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। क्या होंगे वो सॉल्यूशन आपके पास? नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें सोलवेंट क्या होगा आपका? अदर देन वाटर। वाटर के अलावा कोई भी दूसरा आपके पास सोलवेंट प्रेजेंट होगा, वो सॉल्यूशंस क्या है? आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशंस है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? ठीक है, और उसके अलावा आप लोग ये भी जानते होंगे कि आवर वाटर इज अ यूनिवर्सल सोलवेंट।
वाटर क्या होता है हमारा, यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। यूनिवर्सल सोलवेंट का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट सभी सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है किसकी, वाटर की। इसलिए वाटर को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सोलवेंट बोला जाता है। देखिए हम लोग यहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेट करते हुए इसको चलते हैं, मतलब जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, जो हम फेजेस की बात करते हैं, क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं। अब जो आप सॉल्यूशन भी बना रहे हैं, अब इसमें तो मैंने क्या लिया, शुगर लिया। शुगर क्या है, सॉलिड है, और उसको वाटर में ऐड कर दिया, और वाटर कैसा है यहाँ पे, लिक्विड है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा जो आपका सोल्यूट है वो क्या होगा, सॉलिड ही होगा, और जो सोलवेंट है वो क्या होगा, लिक्विड ही होगा। ऐसा हमेशा नहीं होता। तो जो सोल्यूट है और सोलवेंट है वो तीनों फेजेस में से कुछ भी हो सकते हैं। सॉलिड भी हो सकते हैं, हो सकता है सोल्यूट सोलवेंट दोनों सॉलिड हो सकता है दोनों लिक्विड हो सकता है दोनों गैसेस हो, एक सॉलिड हो एक लिक्विड हो, एक सॉलिड हो एक गैस हो, इस तरह के भी आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। तो अब इन्हीं फेजेस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो फेजेस के बेस पे हम सॉल्यूशंस को 9 डिफरेंट टाइप्स के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो वो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, अच्छे से देखिएगा। यस देखिए, अगर हम डिफरेंट फेजेस की बात करें तो डिफरेंट फेजेस हमारे पास वही 3 फेज है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फेजेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन को 9 डिफरेंट टाइप्स के अंदर देखिए क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। किस तरह से मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे पहले एक टेबल बनाया है, आपकी बुक्स में आपको ये टेबल मिल जाएगा इजीली। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा है सोल्यूट, कि मैं यहाँ पे सोल्यूट किस फेज में ले रही हूँ, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी। ठीक है, सोलवेंट लिखा है, फिर मैंने फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कि इस सोल्यूट और इस टाइप के सॉल्वेंट को ऐड करने से जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनेगी उसको क्या बोला जाएगा, वो लिखेंगे यहाँ पे, और इधर लिखेंगे उसके टाइप के हम कोई भी एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप लोग इसको सोचिएगा साथ में खुद से। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले यहाँ पे सॉलिड को फिक्स कर दिया एज सोलवेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरे पास 3 डिफरेंट फेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहले मैंने क्या किया, मैंने 3 एग्जांपल्स में यहाँ पे सोलवेंट फिक्स रख दिया है सॉलिड को, नेक्स्ट 3 में मैंने लिया है लिक्विड को एज सोलवेंट, और लास्ट 3 में लिया है मैंने गैस को एज सोलवेंट। ठीक है, तो सॉलिड एंड सॉलिड का मतलब कि मेरे पास जो सोल्यूट है वो भी क्या है, सॉलिड है, और जो सोलवेंट है वो भी क्या है, सॉलिड है। तो इनका कोई स्पेशली नाम नहीं आता कहीं से, इसी को देख करके सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। अब देखिए सॉलिड को मैं सॉलिड में ही क्या करा रही हूँ, एड अप करा रही हूँ, डिसॉल्व करवा रही हूँ। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड को ही मैंने सॉलिड में ले रखा है। ठीक है, लिक्विड को मैं सॉलिड में डाल रही हूँ। देखिए लिक्विड सोल्यूट है, इसका अमाउंट कम है, ज्यादा अमाउंट वाले में, कम अमाउंट वाले को हम क्या कराते हैं, डिसॉल्व कराते हैं। तो इसको क्या लिखूंगी, लिक्विड को सॉलिड में डाल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, लिक्विड इन सॉलिड। एंड लास्ट वन, गैस को इसमें डाल रहे हैं सॉलिड में, तो गैस इन सॉलिड। ठीक है, ये वो हो गए जिनके अंदर हमारा सोलवेंट क्या हमने फिक्स कर लिया, सॉलिड फिक्स कर लिया था। ठीक है, अब सॉलिड को मैं ऐड करा रही हूँ किसमें, लिक्विड में, जिसका नाम क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, देखिए सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट वन, लिक्विड को ही ऐड करा रही हूँ लिक्विड में ही, तो नेक्स्ट वन इज लिक्विड इन लिक्विड। एंड नेक्स्ट गैस को ऐड करा रही हूँ लिक्विड में, तो गैस इन लिक्विड। इन तीनों टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। एंड लास्ट देखिए सॉलिड को मैं ऐड करा रही हूँ गैस में, तो क्या होगा, सॉलिड इन गैस। फिर लिक्विड को ऐड कराया है तो क्या बन गया है, लिक्विड इन गैस, और गैस को गैस में ऐड करा रहे हैं तो क्या बनेगा, गैस इन गैस। ठीक है, तो ये 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जो आपके लास्ट के, इनके अंदर सोलवेंट कौन है, यहाँ पे गैस है। अब देखिए वैसे तो फेजेस के बेस पे हम सॉल्यूशन को, आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 9 डिफरेंट पार्ट्स में हम सॉल्यूशंस को डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनको हम लोग स्टडी करते हैं जनरली, वो हमारे कौन से होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस। हर जगह आप यही वाले एग्जांपल्स को ज्यादा स्टडी करते हैं जिनमें आपने एज सोलवेंट किसको ले रखा है, यहाँ पे लिक्विड को ले रखा है। ठीक है, तो इन 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन में से ये 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इन विच लिक्विड इज द सोलवेंट। ठीक है, सोलवेंट कौन है, कोई भी लिक्विड होगा। अब लिक्विड में यहाँ फिक्स नहीं है कि वाटर है या बेंजीन होगा या कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, अल्कोहल होगा, कुछ भी हो सकता है, बट द मेन पॉइंट इज इन दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस द सोलवेंट इज एनी लिक्विड। सोलवेंट क्या है, कोई भी लिक्विड होगा। अब इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग इसके एग्जांपल्स खुद सोच सकते हैं, अगर आप लोग अच्छे से सोचे तो। सॉलिड इन सॉलिड, कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जहां पे एक आपने 2 चीजें ले रखी हैं और दोनों ही क्या है, सॉलिड है, आप उनको मिक्स कर रहे हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो दिखने में वो कैसा लगना चाहिए,
एक ही फेज आपको दिखाई दे, मीन्स आप उसको अलग अलग ना आइडेंटिफाई कर पाए कि ये एक आपको कुछ दिखाई दे रहा है और ये आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, सोल्यूट सोलवेंट आपको अलग अलग विजिबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। होमोजेनियस होना चाहिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, ठीक है, एक जैसा आपको दिखाई दे सोल्यूशन। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, सॉलिड एंड सॉलिड का मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए एलॉयज, जितने भी हमारे अलॉयज होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सॉलिड एंड सॉलिड टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, जर्मन सिल्वर है, ठीक है, इस टाइप के जो आप अलॉयज पढ़ते हैं वो क्या है, एक सॉलिड में आपने दूसरे सॉलिड को तो ऐड कर रखा है, ठीक है। क्या होते हैं अलॉय, अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर, या फिर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अलॉय, एग्जांपल है किसका, सॉलिड एंड सॉलिड का। नेक्स्ट देखिए लिक्विड इन सॉलिड, क्या आपके पास कुछ सॉलिड हो लेकिन उसके अंदर कहीं थोड़ा सा अमाउंट में आपको क्या दिखाई दे, आपको कुछ लिक्विड भी ऑब्जर्व हो वहां पे, ठीक है, मतलब आपने लिक्विड को ऐड कर रखा है सॉलिड में। अब जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से उठा करके ऐड करेंगे, बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी होती हैं जिनमें ऑटोमेटिकली इस टाइप का फेज बनता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली इस टाइप के सॉल्यूशंस की फॉर्मेशन होती है। जैसे लिक्विड एंड सॉलिड का सबसे ज्यादा मतलब इजी एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलता है, जो आप लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं लैब में, आप प्रैक्टिकल करते हैं और उसके अंदर आप सोल्ट्स फॉर्मेशन भी स्टडी करते हैं, 11th में भी और 12th में भी, दोनों में आप लोग सोल्ट प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो उसके अंदर देखिए जो आपके हाइड्रेटेड सोल्ट्स होते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो इस टाइप के सब्सटेंसेस हैं, है ना। हाइड्रेटेड सोल्ट्स का मतलब क्या होता है कि सोल्ट तो क्या है आपका सॉलिड है और उसके अंदर कुछ अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, लिक्विड भी प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जांपल हो गया लिक्विड एंड सॉलिड। जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पे अलॉय लिखा है उसका एग्जांपल ब्रास लिखा है तो आप ब्रास ही लिखेंगे, और भी हो सकते हैं इस टाइप के जो आपके ध्यान में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लिक्विड एंड सॉलिड का एग्जांपल क्या हो गया यहाँ पे, हाइड्रेटेड सोल्ट्स। गैस एंड सॉलिड, अभी आप लोग इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है, बहुत सारे आप लोग केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं और उन इक्वेशंस में आप जनरली एज कैटलिस्ट यहाँ पे कुछ सब्सटेंस को ऐड करते हैं। आपने देखा है हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन विद प्लैटिनम, तो हाइड्रोजन तो क्या है, गैस है, और प्लैटिनम पैलेडियम ये सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, हाइड्रोजन विद निकेल, ठीक है, यही बात है, गैस है सॉलिड, सिंपल सा एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए सॉलिड इन लिक्विड, किसी लिक्विड में सॉलिड को ऐड करना है, तो देखिए शुगर सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन, आप क्या करें, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर ले लें, या क्या ले लें, सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट इन वाटर, ये सब क्या है आपके सॉलिड इन लिक्विड ही तो है, ठीक है। सॉलिड को आप ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट देखिए लिक्विड इन लिक्विड, सबसे सिंपल एग्जांपल इसका क्या है, अल्कोहल एंड वाटर, वाटर इन अल्कोहल, ठीक है, वाटर में क्या करें, अल्कोहल को ऐड कर दें, या अल्कोहल में क्या करें, वाटर को ऐड कर दें, क्या है ये आपका लिक्विड इन लिक्विड ही तो है, ठीक है, सिंपल सा। अब गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल सोचिए कि आपके पास कोई लिक्विड हो, ठीक है, और उसके अंदर गैसियस सब्सटेंस आपके पास प्रेजेंट हो, मींस गैस और लिक्विड दो फेज हो जिनमें लिक्विड की क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो, और गैस की क्वांटिटी क्या हो, कम हो एज कंपेयर टू द लिक्विड। तो देखिए जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, उनमें यही तो होता है, एरेटेड ड्रिंक्स है आपकी, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ठीक है, या मैं बोलूं ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स सरवाइव कर पाते हैं वाटर में, कि भाई जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो लोग वो वाटर में क्यों सरवाइव करते हैं, किस तरह से, उनको भी तो सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो होता क्या है बेसिकली, जो हमारा वाटर है, वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है वाटर, ठीक है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो गैस इन वाटर। या आप क्या देखते हैं, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उसके अंदर क्या करते हैं आप लोग, ओपन करते हैं एकदम से, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इवोल्व होती है ना, लेकिन आपको अलग अलग दिखाई तो नहीं दे रहा था कि आप सॉफ्ट ड्रिंक लेकर के आए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है आपके पास, आपने देखा नीचे कुछ लिक्विड दिख रहा है और ऊपर आपको कुछ गैस दिखाई दे रही है, ऐसा दिखता तो नहीं है ना, गैस को आप ऑब्जर्व तो कर नहीं सकते इस तरीके से। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये किस टाइप का एग्जाम्पल है आपका, देखिए गैस एंड लिक्विड का, आया समझ में, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर भी बोल सकते हैं या फिर एरिएटेड और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का सबसे इजी एग्जांपल जो पता भी होगा आप लोगों को, आयोडीन वेपर्स इन एयर, ठीक है, या सिंपली बोल सकते हैं आयोडीन इन एयर, ठीक है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, सब किसके एग्जांपल होते हैं, सॉलिड इन गैस के एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिक्विड इन गैस, अब लिक्विड इन गैस कहां से आएगी,
आप लोग कंसिडर करें। एटमॉस्फेयर देखिए, एनवायरनमेंट के बारे में देखिए, जरा सोचिए। लिक्विड इन गैस मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ ह्यूमिडिटी इन एयर, ठीक है, क्या है ह्यूमिडिटी इन एयर। एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है या जो ह्यूमिडिटी होती है वो वही तो है। एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का मिक्सचर है और उसके अंदर ह्यूमिडिटी का प्रेजेंट होना, ठीक है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, वो सब क्या है, लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट गैस इन गैस, अभी मैंने बोला भी है एयर, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसके अंदर क्या है, डिफरेंट गैसेस ही तो प्रेजेंट है। तो ये देखिए, ये अलग अलग सोल्यूट और सोलवेंट, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के फेज को मैं लेके चल रही हूँ और उस बेस पे हमने यहाँ पे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को स्टडी किया और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को स्टडी किया। आपको ये टाइप्स अच्छे से क्लियर हो? इनमें तो देखिए याद करने वाला कुछ है ही नहीं अलग से। हमने क्या किया है, यहाँ पे जस्ट फेजेस को मेंशन किया है, स्टेट्स को मेंशन किया है, सॉल्वेंट में भी यही किया है। इधर से देख के आपको पता चल रहा है किस टाइप का सॉल्यूशन है। ध्यान रखने की अगर थोड़ी सी जरूरत है तो क्या है, इनके एग्जांपल, सभी के एटलीस्ट आपको एक एक एग्जांपल ध्यान हो, ठीक है। पेपर में बोल देते हैं किस टाइप का सॉल्यूशन है ये, आयोडीन इन एयर, ठीक है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम और प्लैटिनम किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो आपको ये सब बताना होता है, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट है। अब सॉल्यूशन को जब हम और ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा पीछे चलिए जरा 11th क्लास में। 11th क्लास में जब आप लोग स्टडी करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको वहां पे क्या बोला जाता है, जब आप लोग, आपको ध्यान है ना, वो सब न्यूमेरिकल्स करते थे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, तो वहां पे आपको बोला जाता था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन 12th क्लास में ये सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आपको दोबारा से स्टडी करनी होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर टाइप के एग्जाम में, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर टाइप के एग्जाम में वो कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम लोग पढ़ते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड सो ऑन, इन सभी से रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं, हम लोगों से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो यहीं पे हम उस कंसंट्रेशन टर्म्स का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि क्या क्या होती हैं वो सारी कंसंट्रेशन टर्म्स। यस, देखिए पहले तो समझते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब होता क्या है। अब सिंपल सी बात है, हम लोग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर तो वही 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। द सॉल्यूशंस कंटेनिंग 2 कंपोनेंट्स इज नोन एज द बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो क्या होता है कि हम लोग जब सॉल्यूशन बना रहे हैं या किसी टाइप के सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग यही तो देखते हैं ना कि इसके अंदर इतना अमाउंट तो मैंने क्या लिया, सोल्यूट लिया, इतना अमाउंट मैंने इसमें क्या लिया, सॉल्वेंट लिया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था शुगर सॉल्यूशन का, और मैंने वहां पे एग्जांपल लिया था कि मैंने क्या बोला था आपको कि सपोज आई हैव टेकन 2 स्पून ऑफ शुगर एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर, यानी क्वांटिटी मैंने वहां पे देखी, ठीक है, कि मेरे पास 2 स्पून शुगर थी और क्या था, 1 ग्लास वाटर था। तो कंसंट्रेशन मींस अमाउंट की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन नोन और गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, एक नोन मतलब कि जो हमें नोन है, जो गिवन है, गिवन क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। या तो हम सॉल्वेंट के टर्म्स में पढ़ लें कि इतने सॉल्वेंट में इतना सोल्यूट प्रेजेंट है, या हम क्या करें सॉल्यूशन के टर्म्स में पढ़ लें कि इतने सॉल्यूशन के अंदर इतनी क्वांटिटी किसकी प्रेजेंट है, सोल्यूट की प्रेजेंट है। तो इस क्वांटिटी को या इस अमाउंट को स्टडी करना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। और ये जो हम स्टडी करते हैं ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये सब क्या होती है, हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। तो नेक्स्ट हमारा वही है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स को और ज्यादा इजीली समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन टर्म्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स को हम क्या करते हैं, हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास क्या होती हैं जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, और कुछ हमारे पास क्या होती हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। कुछ टर्म्स आप ऐसे देखेंगे जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, और इनके अंदर एक और पॉइंट क्या याद रखने वाला है, जो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है उनके अंदर इन्वॉल्व होगी वॉल्यूम, और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है उनके अंदर इन्वॉल्व क्या होगा, मास।
क्योंकि देखिए वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये चीज आपको अच्छे से पता है, ठीक है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो वॉल्यूम पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स में हम ये वाली टर्म्स पढ़ेंगे जिसके अंदर वॉल्यूम आती है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स में मास रिलेटेड टर्म्स, देखिए मास या वेट, क्या आपने ऐसा सुना है कि सर्दियों में या गर्मियों में, ठीक है, विंटर्स में और समर्स के अंदर आपका मास या आपका वेट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, कि समर में बढ़ना ही है विंटर में घटना ही है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। जो मास है या वेट की आप बात करते हैं वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंदर आता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसी बेस पे हमने यहाँ पे डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को इन 2 टाइप्स के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो देखिए इनके अंदर हमें स्टडी करना क्या क्या है, पहले हम उसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, आपको ध्यान भी होगा आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा है, जो हम लोग परसेंटेज रिलेटेड टर्म्स पढ़ते थे, जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ते थे ना, इसी के जैसा हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज भी पढ़ते थे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी पढ़ते थे, वेट बाय वॉल्यूम भी पढ़ते थे। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं टर्म्स को लिखूंगी जो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, मतलब जिसमें वॉल्यूम आएगी, और उधर मैं उसको लिखूंगी जो हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी, मतलब जिसके अंदर मास आएगा, ठीक है। तो मैं इसको अलग अलग इस तरह से मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। उसके साथ हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट मोलैरिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, स्ट्रेंथ, ठीक है, नॉर्मैलिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, ठीक है, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को भी हम इसी तरह से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम्स के टर्म्स में स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है इन्वॉल्विंग वॉल्यूम वाली, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, एंड इसी के साथ लिख रही हूं मैं पार्ट्स पर मिलियन, मास या वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। और एक और नई टर्म हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, दैट इज द फॉर्मेलिटी, ठीक है। जैसे मोलैरिटी है, नॉर्मैलिटी है, उसी तरह से हम एक नई टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट इज द फॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F। जनरली आयनिक सब्सटेंसेस के लिए हम इस टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और इस तरफ आ जाए दूसरी तरफ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स में, मतलब जो मास पे डिपेंड करती हैं, मास रिलेटेड है, मास इन्वॉल्विंग है, वो क्या है, देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गई, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। मोलैरिटी यहाँ पे आती है, इधर क्या आती थी, मोलैरिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। और क्या आता है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय x, जिसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते थे, मोल फ्रैक्शन। और ppm, पार्ट्स पर मिलियन, कौन सा वाला, वेट बाय वेट। तो ये सारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करनी है, स्टडी करनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज भी आप लोग देखेंगे, आप लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिसमें मोलैरिटी दे दी जाती है, नॉर्मैलिटी आपसे पूछी जाती है, या सपोज मोलैरिटी दे रखी है, मोल फ्रैक्शन पूछ लिया, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोलैरिटी आपसे पूछ ली, यानी इन टर्म्स का भी आपस में क्या होता है, कन्वर्जन होता है, ठीक है। इनका कन्वर्जन भी आपस में क्या है, पॉसिबल है। तो एक चीज ध्यान रखिए, ये मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब जब आपको लेफ्ट वाले को राइट वाले में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म को मास रिलेटेड में, या मास वाले को वॉल्यूम वाली में, इस तरह से आपको इंटर कन्वर्जन करना है, मतलब इधर वाली किसी टर्म को इसके अंदर कन्वर्ट करना है, या इस वाली को इसमें। तो हमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा फैक्टर, जो कि वॉल्यूम और मास को भी रिलेट करता हो एक दूसरे से। तो कौन सा वो फैक्टर है, कौन सी क्वांटिटी, कौन सी टर्म आपके पास प्रेजेंट है जो मास और वॉल्यूम को एक दूसरे से रिलेट करती है। हमारे पास ऐसी टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन टेबल्स को, इन पार्ट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब जब आपको इसको इसमें या इस डाटा को इस डाटा में कन्वर्ट करना होगा तो हमें डेंसिटी की भी वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसी टेबल के अंदर, इसी पार्ट के अंदर कन्वर्जन करने हैं, नॉर्मैलिटी को मोलैरिटी में, ठीक है, या इसी पार्ट में मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में, तो उसके लिए हमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन इसको इसमें कन्वर्ट करना है और इधर वाली टर्म्स को इधर वाली टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें वहां पे डेंसिटी की भी
नॉलेज होनी चाहिए, डेंसिटी के बारे में भी हमें वहां पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स है जिनको हमें क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को लेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे और फिर उनके न्यूमेरिकल्स को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।